हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े सेक्शन 4 को फिनिश करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे सेक्शन 5 की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लैश होते हुए अपने स्क्रीन पर लेटेस्ट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो 5.1 से हमने स्टार्ट करा, हालांकि ये जो सेक्शन है इसको आप खुद भी कर सकते हैं। कहता है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वाना लिव मोर लिमिटेड। तो ये बैलेंस शीट आपको गिवन है एक कंपनी की जो कि और जिंदा रहना चाहती है, वाना लिव मोर लिमिटेड। अब जहां तक बैलेंस शीट का सवाल है, आप देख रहे हैं कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल है, और शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दी हुई है, फिगर थाउजेंड्स में दी हुई है। इसका मतलब ये 35,000 की फिगर जो हमें दी हुई है इसको हम लिख सकते हैं 35,000 तो है ही, और 3 जीरो हम और लगा देते हैं। इसका मतलब 350 लैक्स या 3,50,00,000 ये कैपिटल दी हुई है, और एक शेयर 10 रुपए का है। तो इससे आपको यह भी पता लग गया कि कंपनी के 35 लाख शेयर्स हैं। यह भी कहा जा सकता है कि इस कंपनी के 35 लाख शेयर्स हैं। 35 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो 35 लाख की है। और 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आपको गिवन है, जो कि इतनी दी हुई है। पहले तो आप इसको 17500 ये तो हमें गिवन है, और 3 जीरो मैंने आगे और लगा दिए। तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 175 लाख की है, और एक शेयर 100 का है। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया कि 1,75,000 हमारे शेयर्स हैं। 1,75,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच अगर मैं कर दूं तो इतना आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है 2100 दिया हुआ है, उसके आगे 3 जीरो हम और लगा देते हैं, तो इसका मतलब 21 लाख का डेबिट बैलेंस है। उसके अलावा 6% डिवेंचर्स का जहां तक सवाल है, ये हमें इतनी फिगर दी हुई है, इसके आगे हमने 3 जीरो और लगा दिए, तो इसका मतलब कितना हो गया 140 लैक्स। और 140 लैक्स को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो जाएंगे, 1,40,000 डिवेंचर्स हो जाएंगे। 100 रुपए का एक डिवेंचर है, तो 140 लैक्स। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करने का आर्ट आना चाहिए। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर की फिगर जो है 17500, और उसके आगे 3 जीरो हमने लगा दिए, यानी कि 175 लैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स 350 दिया हुआ है, तो 350 और उसके आगे हमने 3 जीरो और लगा दिए, तो इसका मतलब 3,50,000। तो ये आइटम्स हैं आपकी लायबिलिटी साइड के। अब एसेट साइड में हमने देखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो टेंजेबल हैं, तो 43750 हमें दिया हुआ है। इसके आगे हमने 3 जीरो और लगा दिए, इसका मतलब 437,50,000 जो है इसकी वैल्यू है। उसके अलावा फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स तुम्हें दी हुई हैं। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो दी हुई हैं, आउटर कॉलम में जो फिगर लिखी जाती है वो ये शो करती है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदी। तो इन्वेस्टमेंट जो हमने खरीदी है 3500, और इसके आगे हमने 3 जीरो और ऐड कर दिए, तो इसका मतलब 35 लैक्स में खरीदी है। लेकिन वो कहता है कि इनकी मार्केट वैल्यू 3,325,000 है। तो 3,325,000 का मतलब इसके आगे 3 जीरो और लगा दें, तो इनकी मार्केट वैल्यू 33,25,000 है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट को मैंने 35 लैक्स पर लिखा है, जबकि मार्केट वैल्यू इसकी कम है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट को मुझे कम करना पड़ेगा 1,75,000 से। करेक्ट, इसको मुझे कम करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है करंट एसेट्स इंक्लूडिंग बैंक। करंट एसेट दिए हुए हैं और इंक्लूडिंग बैंक दिए हुए हैं। पहले तो बैंक में बैलेंस कितना है 35,000 तो तुम्हें दिया ही हुआ है, उसके आगे 3 जीरो आपने ऐड कर दिए, यानी कि 350 लैक्स का बैलेंस है, 350 लैक्स का। अब इस क्वेश्चन में आगे तुम्हें क्या कहता है कि ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर आर रिड्यूस टू ₹4 ईच। इक्विटी शेयर 4 की रह गई, ये तो तुम खुद ही कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर जो है वो 60 के रह गए, यानी कि 40 से कम हो गए। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 रुपीज से कम हो गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60 से कम हो गई। अब कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज इंक्रीज टू 9%। तुमने देखा बैलेंस शीट के अंदर जो डिवेंचर हमें गिवन थे वो 6% डिवेंचर्स गिवन थे, और मैंने यहां पर आपको बताया था कि 1,40,000 डिवेंचर्स हैं, 100 के हिसाब से 14 लाख के। वो क्या कहता है कि हमने डिवेंचर होल्डर का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इंक्रीज कर दिया। अब डिवेंचर होल्डर्स ने क्या करा, डिवेंचर होल्डर के पास जो 1,40,000 डिवेंचर्स हैं उन्होंने अपने डिवेंचर सरेंडर कर दिए।
तो कंपनी के पास जो 6% डिवेंचर हैं 100 रुपए वाले वो वापस आ जाएंगे 1,40,000। और कहता है उन्होंने एक्सचेंज कर लिया इन डिवेंचर को फ्रेश डिवेंचर से जो कि 80 के हिसाब से इश्यू होंगे। अब फ्रेश डिवेंचर जो है वो 9% डिवेंचर है। इसका मतलब पुराने डिवेंचर वापस आ जाएंगे, नए डिवेंचर 9% वाले बाहर चले जाएंगे, 80 के हिसाब से जो गेन होगा वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। फिर उसने आगे बताया कि वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी टू हुम कंपनी ओज 70 लाख रुपीस। अब कोई क्रेडिटर है, हमने देखा ऊपर कि हमारे जो क्रेडिटर है 175 लाख के क्रेडिटर है, मैंने आपको यहां बताया भी था क्रेडिटर 175 लाख के हैं। वो कहता है 175 लाख के क्रेडिटर्स में से 70 लाख के क्रेडिटर्स ऐसे हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम 50% तो छोड़ रहे हैं। तो 70 लाख का 50% 35 लाख तो उन्होंने छोड़ ही दिया, और जो बैलेंस 50% बच गया वो हमने सेटल कर दिया। कैसे? हमने बैलेंस के लिए उनको 8,75,000 इक्विटी शेयर दे दिए। बैलेंस के लिए हमने 8,75,000 इक्विटी शेयर दे दिए, और एक इक्विटी शेयर अब 4 रुपए का है, इसका मतलब 35 लाख के बराबर हमने इक्विटी शेयर दे दी। इज इट क्लियर टू यू? तो 70 क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 70 लाख, टू रिकंस्ट्रक्शन 35 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 35 लाख, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। अब कहता है टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज सेटल्ड, पॉइंट नंबर 5 में कहता है द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज सेटल्ड एट 5,25,000 आउट ऑफ करंट एसेट। अब ये पॉइंट बेटे समझने वाला है। तो पहले तो हमारी टैक्स लायबिलिटी 350 लाख की थी, हमने देखा था जो हमारी टैक्स लायबिलिटी थी वो 350 लाख की थी, सॉरी 3,50,000 की थी। अब वो कह रहा है ये टैक्स लायबिलिटी जो है हमने सेटल तो करी, 5,25,000 पर करी। सेटल करने का मतलब है कि हमने इसको पे कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ है कि आउट ऑफ करंट एसेट हमने इनको सेटल कर दिया। करंट एसेट के अंदर बैंक इंक्लूडेड है, मैंने आपको बताया था। तो जब मैं इनको पे करूंगा तो मैं लिखूंगा टू करंट एसेट और ब्रैकेट में लिख दूंगा बैंक, क्योंकि जो बैंक है वो करंट एसेट के अंदर इंक्लूडेड है। तो 350 लाख की लायबिलिटी को हमने 5,25,000 में सेटल करा, तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ये डिफरेंस जो है वो तुम्हारा चला जाएगा, जो कि नियर अबाउट 1,75,000 के करीब आ जाएगा। करेक्ट? तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। अब इस एंट्री के करने से एक और चीज आपने नोट करी कि जो आपका करंट एसेट था, जितना भी अमाउंट करंट एसेट में था, जो कि नियर अबाउट 350 लैक्स था, 350 लाख आपका करंट एसेट्स में बैलेंस है। इस एंट्री के करने से करंट एसेट जो है 525 लाख से कम हो गया, 5,25,000 से कम हो गया। तो 34475, इसका मतलब करंट एसेट में अभी बैलेंस इतना है। टैक्स लायबिलिटी पे करने के बाद करंट एसेट्स में जो है वो बैलेंस इतना है, हम ये कह सकते हैं। आगे उसने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू बी रिटन डाउन टू 80%। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको जितनी भी दी हुई है उसको 80% तक लाना है, इसका मतलब 20% से कम कर दीजिए। अब ये पॉइंट जो मैं बता रहा था पॉइंट नंबर 7 से रिलेटेड है, बैलेंस ऑफ करंट एसेट लेफ्ट। अब करंट एसेट का बैलेंस कितना है? इतना है। उसने दिया हुआ है कि बैलेंस ऑफ करंट एसेट लेफ्ट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी पे करने के बाद करंट एसेट में जितना भी बैलेंस है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलेंस को रीवैल्यू करा गया कितने पर? इतने पर। यानी कि जो करंट एसेट है वो रीवैल्यू हो गए यहां से लेके इतने पर। तो इसका मतलब इसमें भी कुछ नुकसान हो जाएगा करंट एसेट अकाउंट में। इज इट क्लियर टू यू? तो करंट एसेट जितने से कम होंगे वो फिगर हम आउटर कॉलम में लिख देंगे, और सॉरी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। फिर इन्वेस्टमेंट टू बी ब्रॉट डाउन टू देयर मार्केट वैल्यू, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और उसके अलावा फिर डेबिट बैलेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हमें राइट ऑफ करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं फटाफट आपको करके दिखा देता हूं। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होंगी तो आप उसको रेक्टिफाई कर लेना, नहीं तो मेरी एडवाइस तो ये होगी कि सॉल्यूशन आप जो है नोट कर लें। करेक्ट? सॉल्यूशन को नोट करने के लिए, अरे ये क्या आ गया, जस्ट वेट। चलिए जी, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब हमने पढ़ तो लिया ही है, अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो ये सेक्शन 5 बेटा वो आपका स्टार्ट हो गया है, और ये लास्ट सेक्शन है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा हमारे जितने क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा पास्ट पेपर्स में और आरटीपीस में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम पूरे फुल फ्लैट्स कवर करेंगे, और हमने पूरा का पूरा कवर करा भी है। अच्छा जी, 5.1 से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है, तो रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने लिखा, रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल। अब रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल हम करेंगे कम, जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं स्पेस और ले लूं।
हाँ, रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया था अभी जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 35 लाख शेयर्स हैं, इजंट इट और नॉट? तो 35 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, टोटल 35 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये मैंने आपको बताया। 350 लाख की सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये मैंने अभी आपको बताया और क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 4 रुपए तक रह गई, तो 335 लाख शेयर्स हैं, काफी बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, और 4 रुपए तक इक्विटी शेयर कैपिटल रह गई। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इस वक्त बैलेंस 140 लाख है। अपने दिमाग में ये कैलकुलेट करते रहना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इस वक्त बैलेंस 140 लाख है, और जितने से वो कम हो गई जाहिर है इसको रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हम ले जाते हैं। तो 35 लैक्स इंटू 6 तो 210 लैक्स अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस आ गया। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस 210 लाख आ गया। अगर आप चाहते हैं थोड़ा और अपने लिए सिंप्लीफाई करना तो आप एक आदत डाल लो, क्योंकि जनरली बैलेंस शीट में हमने देखा जब हम बनाते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कंप्यूट करने में प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है? सर आती है। अच्छा जी, उसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को भी आपको टैली करना पड़ता है। तो आप क्या करें, जैसे ही आपने एंट्री नंबर 1 करी, आपको पता लग गया कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 210 लाख आ गया, कहीं रफ में आपने इसको नोट कर लिया, और इक्विटी शेयर कैपिटल बेटे बैलेंस शीट में आपकी 350 लाख की गिवन थी, ये तो बैलेंस शीट में गिवन थी, करेक्ट। अब आपने पहली एंट्री करी तो पहली एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल पहले तो डेबिट हो रही है 350 लाख से, आपने माइनस कर दिया, और फिर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है, आपने इसको ऐड कर दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अब जो क्रेडिट हो रही है 140 से हो रही है। मैंने अभी बताया भी था कि इस वक्त आपके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 140 लाख का बैलेंस है। तो साथ साथ आप ये काम भी करेंगे तो बैलेंस शीट बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। फिर एंट्री नंबर 2 का ताल्लुक जो था वो रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से था, रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में हमें 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था 1,75,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर जो है वो 100 रुपए का है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है अभी इस वक्त 175 लैक्स की है, 175 लाख की है। उसने कहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, तो मान के चलेंगे कि अभी भी रेट ऑफ डिविडेंड 6% ही है। अब उसने कहा कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 रुपए से घटा करके हमने 60 तक कर दी, तो इंटू 60, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में इस वक्त 105 लाख का बैलेंस है, क्योंकि पुरानी कैपिटल कैंसिल हो गई। एंड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा 175,000 इंटू 40, 1,75,000 इंटू 40, ये आ जाएगा 70 लाख का बैलेंस। अब इस एंट्री के इफेक्ट्स को जस्ट समझाने के लिए, तुमने देखा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 70 लाख से और बढ़ गया, तो 70 लाख आपने यहां पर ऐड कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? नंबर 1। दूसरा, आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी ट्रैक रख सकते हैं, जैसे कि आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने बताया बैलेंस शीट में 175 लाख की थी, करेक्ट। और फिर आपने अभी अभी इस एंट्री में इसको डेबिट करा 175 लाख, और फिर आपने इस एंट्री में क्रेडिट करा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इस वक्त बैलेंस 105 लाख का है, ये कहा जा सकता है, इजंट इट और नॉट? ये रफ वर्क भी आपने साथ साथ कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में डिवेंचर्स के बारे में कुछ चर्चा थी, तो डिवेंचर्स होल्डर्स जो थे उनको हमने फ्रेश डिवेंचर दे दिए, इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर्स टू 6% डिवेंचर्स होल्डर। तो जो 6% डिवेंचर होल्डर्स थे उनको आपने 9% डिवेंचर दिए थे। तो सबसे पहले तो आप क्या हुआ कि जो हमारे पुराने डिवेंचर होल्डर्स थे उन्होंने अपने डिवेंचर सरेंडर कर दिए थे, क्वेश्चन में ये लिखा था। तो 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, सरेंडर करने का मतलब है कि डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर एंटिटी को या ऑर्गेनाइजेशन को वापस दे रहे हैं, इजंट इट और नॉट? अब इन्होंने हमें 6% डिवेंचर वापस दे दिए, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डिवेंचर्स हैं 1,40,000 के, तो 1,40,000 के डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर 100 रुपए वाला है, और टोटल 140 लाख डिवेंचर अकाउंट का
अमाउंट है। तो 140 लाख के डिवेंचर सरेंडर हो गए। अब इसकी जगह पर हमने उनको नए डिवेंचर दे दिए। नए डिवेंचर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% डिवेंचर से। दूसरा, मैंने आपको यह बताया कि जो नए डिवेंचर दिए जा रहे हैं 1,40,000 डिवेंचर जाहिर हम देंगे, लेकिन 80 के हिसाब से देंगे, करेक्ट। तो 112 लाख रुपए ये भी आ जाएगा। उसके अलावा टू रिकंस्ट्रक्शन, तो हमें कुछ गेन हो गया। 1,40,000 डिवेंचर्स पे 20 रुपए पर डिवेंचर के हिसाब से हमें गेन हो जाएगा 28 लैक्स। तो बड़े 28 लैक्स का आपको गेन भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे पुराने डिवेंचर है वो तो कैंसिल हो गए। इस वक्त हमारे डिवेंचर अकाउंट में 112 लाख रुपीस हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस आपका 28 लाख से और बढ़ गया, 28 लाख से और बढ़ गया। इस तरह आप साथ साथ ट्रैक भी रख सकते हैं। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में क्रेडिटर से रिलेटेड पॉइंट था, करेक्ट। तो क्रेडिटर जो 70 लाख के थे उन्होंने 50% वेव कर दिया। क्रेडिटर्स जो थे 70 लाख के थे जिन्होंने 50% वेव कर दिया। क्रेडिटर्स ऑफ 70 lakhs waived 50% एंड फॉर बैलेंस, और जो बैलेंस था उसके लिए हमने उनको इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए। फॉर बैलेंस इक्विटी शेयर्स इश्यूड, इक्विटी शेयर इश्यूड। तो अब जो क्रेडिटर वैसे तो 175 लाख के हैं, वो कह रहा है जो क्रेडिटर 175 लाख के उसमें से 70 लाख के क्रेडिटर्स ने 50% वेव कर दिया। तो टू रिकंस्ट्रक्शन आप लिख देंगे पहले तो 50% 35 लाख, और आपने उनको इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 8,75,000 इक्विटी शेयर आपने इश्यू कर दिए इंटू 4 के हिसाब से, तो 35 लाख। अब इस एंट्री के करने से क्या हो गया, एक तो जो क्रेडिटर हैं बैलेंस शीट में 175 लाख के, वो 70 लाख से कम हो गए क्योंकि डेबिट हो गए। दूसरा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस आपका 35 लाख से और बढ़ गया। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस आपका 35 लाख से और बढ़ गया। इज इट क्लियर टू यू? और तीसरा क्या हो गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल और क्रेडिट हो गई। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में अभी 1,40,000 140 लाख रुपए थे, ये 35 लाख से और बढ़ गए। तो हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल में इस वक्त बैलेंस 175 लाख का है इस एंट्री के बाद। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन में था टैक्स के बारे में, कि जो टैक्स लायबिलिटी हमने बैलेंस शीट में 350 लाख की लिखी हुई है उसको हमने 5,25,000 में सेटल करा। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी हम करेंगे। अब टैक्स लायबिलिटी को बेटे सेटल करने के लिए हमने क्या करा, पहले तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि बैलेंस शीट में हमने प्रोविजन बना के रखा हुआ है। 3,50,000 का प्रोविजन बना के रखा है या नहीं रखा, रखा है। तो 3,50,000। अब तुमने जो टैक्स लायबिलिटी है वो तुम्हारी 5,25,000 पर आ गई। तो 5,25,000 पर आ गई तो तुम क्या करोगे, पहले तो यहां पर लिखो 2, और वो कहता है कि वो तुमने पे कर दी, और पे तुमने करंट एसेट से करी। वो इसलिए क्योंकि जो बैंक का बैलेंस है वो करंट एसेट के अंदर इंक्लूडेड है। तो 5,25,000 ये तुमने पे कर दिया। अब ये पे कर दिया तो इसका मतलब तुम्हें नुकसान हो गया, और ये नुकसान रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। इस एंट्री के करने से क्या क्या इफेक्ट पड़े, एक तो मैंने बताया प्रोविजन फॉर टैक्स अब हमारा खत्म हो गया क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था, अब डेबिट हो गया, खत्म हो गया। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपका कम हो जाएगा, 1,75,000 से रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस आपका कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर इस केस में करंट एसेट्स का बैलेंस भी हमारा कम हो जाएगा। करंट एसेट का बैलेंस कितने से कम होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बताने की कोशिश करी थी। करंट एसेट में 350 लाख रुपीस थे जो मैंने आपको रफ में बताया था, वो 5,25,000 से कम हो गए, तो उसमें 344,75,000 का बैलेंस बचेगा। करेक्ट? अच्छा जी। उसके बाद
फिर मुझे अब रिकंस्ट्रक्शन राइटिंग ऑफ का काम करना पड़ेगा उसके बाद। तो राइटिंग ऑफ valueless items and overvalued portions। तो उसके लिए मुझे पहले यह देखना पड़ेगा कि मेरे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में नेट बैलेंस है कितना। तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसको प्लस माइनस कर दूंगा। तो प्लस माइनस करेंगे तो ये 341,25,000 का बैलेंस आ जाएगा। तो इससे हमें पता लग गया कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में नेट बैलेंस कितना है। तो अब ये तुम्हें पता लग गया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस कितना है, पहले तो ये तुम लिख लो 341,25,000, ये बैलेंस तुम्हें पता लग गया। अब तुमने राइट ऑफ करना शुरू करा। क्वेश्चन में लिखा था कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसको तुमने 20% से कम करना है। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में जो तुम्हें दी हुई थी, बैलेंस शीट में 43750, यानी कि बैलेंस शीट में जो तुम्हें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दी हुई है 43750 और उसके आगे 000, यानी कि 437,50,000 की प्लांट एंड मशीनरी है। तो इसको तुम्हें 20% से कम करना पड़ेगा। 20% से जब मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेटे कम करूंगा तो डेट विल बी इक्वल टू 187,20,000 एक बार कैलकुलेट भी कर, नहीं इतने, ये तो ज्यादा आ गया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू आएगी, अगर 20% कंप्यूट करेंगे 4 का तो ये आ जाएगा 87,50,000 के करीब आना चाहिए। एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू गिवन है, करेक्ट, उसका 20% आप निकालेंगे तो वो इतना आएगा। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि जो करंट एसेट्स हैं और जो करंट एसेट का बैलेंस है पे करने के बाद, टैक्स लायबिलिटी पे करने के बाद, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वो बैलेंस जो है जो मैंने उस वक्त आपको बताया था 157 लाख के करीब आ गया था। यानी कि करंट एसेट अकाउंट में बेटे जो आपका बैलेंस दिया हुआ है ना, वो 350 लाख का दिया हुआ है, 350 लाख का, करेक्ट। अब मैंने बताया था इसमें से मैंने 5,25,000 माइनस करे तो इसका मतलब इनका बैलेंस कितना बच रहा है, 344,75,000। करंट एसेट में इतना बैलेंस बच रहा है। अब वो कह रहा है करंट एसेट जो है वो रीवैल्यू करे गए 157,50,000 पर। करंट एसेट इस पर वैल्यू करे गए। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब करंट एसेट कितने से कम हो रहे हैं मुझे अब ये देखना पड़ेगा। तो करंट एसेट जो कम हो रहे हैं, इन दोनों का तुम डिफरेंस लोगे तो दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू 187,25,000। तो इसका मतलब करंट एसेट जो है 187 लाख से कम हो रहे हैं, 187,25,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? उसके अलावा फिर उसने लिखा था कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको मार्केट वैल्यू पे लाना है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इन्वेस्टमेंट मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा था उस वक्त भी बताया था कि 1,75,000 से तुम्हें कम करनी पड़ेंगी। तो इन्वेस्टमेंट तुमने कम कर दी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर इस क्वेश्चन में बिना कहे राइट ऑफ करने वाला आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसा कि आप देख रहे हैं 21 लाख का बैलेंस है। अब ये चीजें प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा, जाहिर है कि इसको मुझे कैपिटल रिजर्व में ले जाना पड़ेगा, 43,75,000। तो इस तरह से कैपिटल रिजर्व में आपका बैलेंस इतना आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया किस तरीके से इसको करना है? अच्छा जी। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, अगर आप बैलेंस शीट भी बनाना चाहते हैं तो बैलेंस शीट बनाने का आर्ट अब आपको आ जाना चाहिए और आपके लिए कोई प्रॉब्लम उसमें होनी नहीं चाहिए। बैलेंस शीट 1, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी 1, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर भी ए, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर भी सबसे पहले तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल।
अब आपको इक्विटी शेयर कैपिटल बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने जब अपनी कैलकुलेशंस करी थी तो मैंने बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 1,75,000 का बैलेंस है। उसके अलावा 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपको याद होगा कि 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 60 तक की रह गई थी और मैंने बताया भी था कि 105 लाख के करीब वो रह गई है। तो 105 लाख आप यहां पर लिख देंगे। उसके अलावा फिर हम अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे हमने क्या नोट करा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावा इस क्वेश्चन में पहले तो हमने शेयर होल्डर फंड लिखा है। शेयर कैपिटल लिखने के बाद जनरली हम उसमें फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस की फिगर लिखते हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो राइट ऑफ हो गया है। हाँ, जो कैपिटल रिजर्व अभी अभी हमने निकाला था 43,25,000 वो अब आ जाएगा। 43,25,000 रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज का जहां तक सवाल है, इससे पहले तुम्हारे 6% डिवेंचर्स थे, अब वो तो नहीं आएंगे क्योंकि वो डेबिट हो गए हैं। उसकी जगह तुमने नए डिवेंचर इशू कर दिए 112 लाख के। तुम चाहो तो 1,40,000 इंटू 80 भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। करेक्ट। नॉन करेंट लायबिलिटी के अलावा फिर इस हमारी करंट लायबिलिटी थी। करंट लायबिलिटी का जहां तक सवाल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे। आपको याद होगा सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में 175 लाख के दिए हुए थे और उसमें से मैंने बताया कि 70 लाख के क्रेडिटर डेबिट हो गए हैं, तो इसका मतलब क्रेडिटर अकाउंट में 105 लाख का बैलेंस बचेगा। इज इट क्लियर टू यू? अब जहां तक एसेट साइड का सवाल है, एसेट्स के अंदर वन नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले तो आप लिखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अब कितना बैलेंस बचेगा? अब देखो यहां पर तुम्हारी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी 43750,000 437,50,000 की थी और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमने राइट ऑफ करा था। हमने जो राइट ऑफ करा था इसको 87 लाख, क्योंकि 20% से ये कम हो गई थी, 87,50,000 पर आ गई। तो इसका मतलब ये माइनस करने के बाद इसमें जो बैलेंस आ जाएगा डेट इज इक्वल टू 33 लाख। कितना आ जाएगा ये बैलेंस चेक करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो है वो कम हो रहा है, इसमें बैलेंस कितना आ जाएगा? 43750,000 इंटू 80%, ये 350 लाख के करीब बैलेंस आ रहा है। बैलेंस जो आ रहा है 350 लाख, करेक्ट। तो 350 लाख का बैलेंस इसमें आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। आप सीधा इस वैल्यू का 80% भी निकाल करके वैल्यू लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर हमें जो दिया हुआ था इसमें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन थी, आपको याद होगा, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी मैंने लिखी। अब जहां तक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है वो अब मार्केट वैल्यू पर आ गई और मार्केट वैल्यू जो है 33,25,000 की है। 33,25,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद फिर क्वेश्चन में सिर्फ करंट एसेट हमें गिवन थे और करंट एसेट्स के बारे में अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो तुम्हें दी हुई है। उसने तुम्हें दे दिया कि करंट एसेट अब इतने के हैं 15750,000। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? थोड़ा सा बैलेंस शीट का पोर्शन थोड़ा सा वो है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी टफ नहीं कहा जा सकता। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमने पिकअप करा वो कौन सा है? 5.2। 5.2 को ध्यान से देखें। 5.2 में क्या कहता है? द ऑथराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस लिमिटेड एज एट 31/3/2024 इज गिवन। अब कहता है 12,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 50 रुपए का एक शेयर है, 12,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, टोटल इतनी है। 18,750 इक्विटी शेयर्स हैं, ये भी 50 रुपए का एक शेयर है,
9,37,500 है, ये मिला करके लिखा हुआ है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतना अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर लोन्स का अमाउंट है 7,16,250। उसके अलावा फिर तुम्हें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स का अमाउंट 258,750 है, और उसके अलावा अदर लायबिलिटीज तुम्हें गिवन है। जहां तक एसेट साइड का सवाल है, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर भी टेंजिबल बिल्डिंग्स एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। बेटे एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन कोई नई चीज नहीं है। बैलेंस शीट पे हम जो भी आइटम लिखते हैं वो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू होती है वही लिखते हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं लिखी हुई। इसी तरह से प्लांट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 3,35,000 है। फिर इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर तुम्हें ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल दिए हुए हैं 3,97,500 के, ये तुम बिना कहे राइट ऑफ करोगे। उसके अलावा इन्वेंट्रीज हैं 5 लाख की, और उसके अलावा ट्रेड रिसेबल तुम्हें गिवन है 4,10,000 की। अभी तक तो क्वेश्चन में कुछ खास बात नजर नहीं आई। नीचे उसने लिखा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो पिछले 5 सालों से एरियर में है। आगे कहता है कंपनी इज नाउ अर्निंग प्रॉफिट्स बट शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, and for the same a scheme of reconstruction has been approved by both the classes of the shareholder and summary of the scheme is as follows। तो वैसे तो कहता है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन उसके पास वर्किंग कैपिटल की कमी है, तो जिसकी वजह से कंपनी ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम अपनाई। और आगे वो तुम्हें क्या कहता है, सबसे पहले तो उसने लिखा कि इक्विटी शेयर होल्डर हैव एग्रीड डेट देयर ₹50 शेयर विल बी रिड्यूस्ड बाय 5 बाय कैंसिलेशन ऑफ ₹45 पर शेयर। तो 50 रुपए का जो शेयर था 45 रुपए उन्होंने छोड़ दिए, और शेयर जो है 5 रुपए का रह गया, तो इसका मतलब जबरदस्त गेन हो गया। दे हैव ऑल्सो एग्री टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। अब वो क्या कह रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मतलब है। पहले तो जो हमारे प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 18,750, जैसे कि आपने देखा, हर एक ने अपना शेयर पहले तो 45 रुपए से कम कर दिया, और उसके बाद ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इन्होंने हर एक ने कहा कि हम 3 नए इक्विटी शेयर खरीद लेंगे। दे हैव ऑल्सो एग्री टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच फॉर इक्विटी शेयर्स हेल्ड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको करेंगे। फिर उसने आगे बताया प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्री टू फोरगो द एरियर्स ऑफ डिविडेंड। अच्छी बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपने एरियर्स ऑफ डिविडेंड छोड़ दिए, तो इसका मतलब उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। एंड टू एक्सेप्ट, और जो प्रेफरेंस शेयर 50 रुपए वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कह रहे हैं कि हमें 4 नए 6% प्रेफरेंस शेयर दे दो 10 रुपए वाले। जो हमारे अभी प्रेजेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो 12,000 शेयर हैं, और वो जो है 12,000 ही थे ना, 12,000 शेयर हैं और 8% हैं, और 50 रुपए का एक शेयर है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कह रहे हैं कि हम अपना एरियर्स ऑफ डिविडेंड तो छोड़ देंगे, और आप हमें क्या करो, जो हमारी 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसकी जगह आप हमें 4 नए प्रेफरेंस शेयर दे दो। नए प्रेफरेंस शेयर जो होंगे वो 6% प्रेफरेंस शेयर होंगे, लेकिन 4 प्रेफरेंस शेयर दे दो। 4 प्रेफरेंस शेयर का मतलब हमारे अभी 12,000 शेयर हैं, हर एक शेयर होल्डर कह रहा है कि हमें 4 प्रेफरेंस शेयर दे दो, यानी कि हर एक को 4 प्रेफरेंस शेयर देने पड़ेंगे, और प्रेफरेंस शेयर जो हम देंगे ये 10 रुपए का शेयर होगा। एक तो हम ये देंगे इनको, करेक्ट, और उसके अलावा प्लस 3 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहे हैं कि जो अभी हमारी शेयर कैपिटल है इसकी जगह एक तो आप हमें प्रेफरेंस शेयर दे दो, और आप हमें कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल दे दो, यानी कि जो हम 12,000 शेयर हैं हर एक को 3 नए इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, 3 नए इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, और एक इक्विटी शेयर अब 5 रुपए का है, तो इतना अमाउंट हम दे रहे हैं इसकी जगह पर। तो जो भी डिफरेंस होगा वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। फिर कह रहे हैं लेंडर्स टू द कंपनी फॉर 1,87,500 have agreed to convert their loan into shares, and for this purpose they will be allotted 15,000 new preference shares of 10 each and 7,500 new equity shares of 5 each। अब बेटे पहले तो आप ये देखें कि आपके लोन जो है 7,16,250 के हैं। 7,16,250 के
लोन में से कुछ लेंडर्स हैं जिन्होंने कि आपको 1,87,500 दिए हुए, यानी कि जो हमारा टोटल लोन है उसमें से इतने रुपए का जो लोन है, या लेंडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमारे लोन को ना आप शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। यानी कि ये जो लोन है इसको मैं शेयर्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा, वो कह रहे हैं कि शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप हमें 15,000 नए प्रेफरेंस शेयर दे दो, और नए प्रेफरेंस शेयर आपको मालूम है 6% है, तो 6% प्रेफरेंस शेयर दे दो, और नया प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है, तो 15,000 इंटू 10, एक तो ये दे दो, और हमें कुछ इक्विटी शेयर्स भी दे दो, 7,500 इक्विटी शेयर दे दो 5 रुपए वाले। तो इसका मतलब मेरे लोन जो है इतने से कम हो जाएगा, नंबर वन, और दूसरा मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतने से बढ़ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल इतने से बढ़ जाएगी। अब आगे कह रहा है द डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 25,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच, इन कैश फॉर 25,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच। डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, और आगे उसने कंफ्यूज करने के लिए यह भी लिखा है इन एडिशन टू एनी शेयर्स टू बी सब्सक्राइब बाय देम अंडर फर्स्ट अबव। तुम्हें मालूम है कि पॉइंट नंबर 1 में भी शेयर होल्डर्स कुछ शेयर्स जो हैं सब्सक्राइब करे गए हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पहले तो अपना शेयर 45 से कम करा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि हर एक इक्विटी शेयर होल्डर 3 नए इक्विटी शेयर खरीद लेगा, यानी कि यहां पर भी शेयर सब्सक्राइब करे जा रहे हैं। अब इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि डायरेक्टर्स ने सब्सक्राइब करे कैश में 25,000, टू सब्सक्राइब इन कैश 25,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच इन एडिशन टू एनी शेयर्स, करेक्ट। तो डायरेक्टर हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 25,000 न्यू इक्विटी शेयर, तो डायरेक्टर ने 25,000 नए शेयर खरीदे। इसकी सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कहता है जो भी कैश हमें मिल गया ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। अब न्यू शेयर से हमें जो कैश मिला, याद रखो कि न्यू शेयर्स हमने यहां पर भी इश्यू करे हैं और पॉइंट नंबर 1 में भी इश्यू करे हैं। यहां भी हमने कुछ इक्विटी शेयर इश्यू करे और यहां भी कुछ इक्विटी शेयर इश्यू करे। तो न्यू शेयर से जितना भी पैसा मिला, कहता है उसमें से 2,50,000 हमने यूज कर लिया अपने लोन को रिड्यूस करने में, यानी कि जो बचे हुए लेंडर्स थे या लोन थे उनको हमने पे कर दिया 2,50,000। आगे कह रहा है द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड। अब जो भी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल हो गई, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उसका यूज करा जाएगा, एक तो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करने में, और उसके अलावा टू राइट ऑफ 43,750 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट। अब क्या कहता है, कहते हैं एनी बैलेंस रिमेनिंग इज टू बी यूज टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल, और जो भी बैलेंस बच जाएगा उसका इस्तेमाल हम जो है ट्रेडमार्क्स और गुडविल को राइट ऑफ करने में करेंगे। एक चीज और बाद में कहता है शो जनरल एंट्रीज हाउ द फाइनेंशियल बुक्स आर अफेक्टेड बाय द स्कीम एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। अब यहां मैंने बोल्ड में जानबूझ के लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो कहता है द नॉमिनल कैपिटल एज रिड्यूस टू बी इंक्रीज टू 8,12,500 and 9,37,500 फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि डायरेक्टर्स ने अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर ली। 8,12,500 तो उन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8,12,500 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल 9,37,500। मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं उसको समझें। कई बार जब कोई कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम अपनाती है तो वो जनरली इस तरह के डिसीजन लेती है, वो अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा लेती है। उसका कारण क्या होता है कि अगर कंपनी ये डिसीजन नहीं लेगी तो जो भी मेरी इस वक्त इश्यूड कैपिटल होगी वही मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल भी हो जाएगी, यानी कि फ्यूचर में अगर मुझे कुछ और इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर सपोज मैंने कहा ये लाइन नहीं दी हुई है, बैलेंस शीट पे जो भी मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी उससे ज्यादा मैं फ्यूचर में इश्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वही मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल भी है। तो इसलिए सेफ गेम प्ले करने के लिए कंपनी कई बार अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा लेती है, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ये सिर्फ तुम बैलेंस शीट में लिख करके दिखा सकते हो कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल इतने की है, और उसके अलावा जो तुम्हारी कैपिटल नॉर्मली आएगी उसको तुम लिखोगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन को अब हमने पढ़ ही लिया है, तो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें कर देता हूं, ये भी तुम्हें
नोट करना है तो आप कर लेना और 5.2 से स्टार्ट करेंगे। 5.2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5.2 इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, तो 5.2 को ध्यान से देखें। और 5.2 को समझने के लिए सबसे पहले हमने करना क्या है, पहले तो इसमें क्या लिखा था कि इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू 50 रुपए से कम हो गई। इजंट इट और नॉट? एंट्री नंबर 1, उसके अंदर भी पार्ट ए, रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कम हो गई, करेक्ट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कम हो गई? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,750, 18,750 आपके इक्विटी शेयर से, 50 रुपए का एक शेयर है, करेक्ट। बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 9,37,500 की गिवन है। अब वो कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपए तक रह गई, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18,750 इंटू 5 का मतलब हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 93,750 की रह गई। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब कितने से ये कम हो गई? टू रिकंस्ट्रक्शन 45 से कम हो गई, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा 18,750 इंटू 45, डेट इज इक्वल टू 8,43,750। तो इस वक्त मेरे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में इतना बैलेंस है और इस वक्त मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है। अपने दिमाग में इस तरह से नोट करते जाना चाहिए। उसके अलावा इसी में क्या लिखा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पहले तो अपने शेयर कम करने के लिए वो तैयार हो गए और उन्होंने हमें यह भी सपोर्ट करा। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कहा कि हम अपने शेयर 50 रुपए वाले 5 के कर देंगे और 3 नए शेयर खरीद लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो नॉर्मल सिंपल एंट्री जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए बेटे, आपके 18,750 इक्विटी शेयर होल्डर हैं। हर एक शेयर होल्डर्स ने क्या कहा कि हमें 3 नए शेयर दे दो। ईच इक्विटी शेयर होल्डर सब्सक्राइब 3 न्यू इक्विटी शेयर। अब जो नया इक्विटी शेयर है वो तो 5 रुपए का है ना। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो पैसा आ जाएगा that is equal to 2,81,250, 18,750 into 3 into 5, तो 2,81,250। इसका मतलब तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल अभी 93,750 थी, अब इतने से बढ़ गई। दूसरा, तुम्हारा कैश का बैलेंस भी 2,81,250 से बढ़ गया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? राइट सर। आइए जी, उसके बाद एंट्री नंबर 2 में क्या लिखा था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में लिखा था। हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या कह रहे थे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कह रहे थे पहले तो हम अपना प्रेफरेंस डिविडेंड छोड़ रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा जो हमारी प्रेजेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसकी जगह पर आप हमें कुछ नए शेयर्स दे दो, नए प्रेफरेंस शेयर भी दे दो, इक्विटी शेयर्स भी दे दो। तो उसकी एंट्री करने के लिए पहले तो मैंने यहां पर लिखा सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हमारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है अभी प्रेजेंटली वो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 15,000 शेयर हैं और 50 रुपए का एक शेयर है। तो इसका मतलब टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरी 7,50,000 की है। इजंट इट और नॉट? 7,50,000। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने क्या कहा? हम प्रेफरेंस डिविडेंड कैंसिल कर रहे हैं, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन आप हमारी 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जगह हमें कुछ नए शेयर दे दो। और नए शेयर किस तरीके से दे दो? एक तो एंटिटी इनको 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रही है। अब 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम इनको कितने दे रहे हैं? एक मिनट के लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने की? मैं जरा एक बार चेक कर लूं इस क्वेश्चन में। बेटे 7,50,000 लगता है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। एक सेकंड के लिए, कभी कभी ये मिसप्रिंट हो जाते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बेटा, ये 7,50,000
को अगर मैं 50 से डिवाइड करूंगा ना, ये 12,000 नहीं आएगा, ये 15,000 आएगा। इसका मतलब हमारे 15,000 शेयर हैं। तो अभी सारा क्वेश्चन फिर खराब हो जाता। 15,000 शेयर है ना कि 12,000 शेयर। कोई बात नहीं, टाइम से चीज पता लग गई। तो हमारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 15,000 शेयर है इंटू 50 के हिसाब से 7,50,000। इज इट क्लियर टू यू? वो 12,000 मिस प्रिंट है, तो 15,000 शेयर ऑफ 50 7,50,000 है। नंबर वन। नंबर टू, तो मैं ये बता रहा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने क्या कहा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने पहले तो ये कहा कि भाई आप हमें 4 प्रेफरेंस शेयर दे दो। जो 15,000 शेयर होल्डर हैं हर एक ने डिवाइडेड बाय 1 ये कहा कि हमें 4 नए प्रेफरेंस शेयर दे दो, और जो प्रेफरेंस शेयर इशू करे जाएंगे वो ये 10 रुपए वाले इशू करे जाएंगे। तो इसका मतलब डेट इज इक्वल टू 6 लाख। तो इसका मतलब 6 लाख रुपए के तो हमने इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी। पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हो गई, और इन्होंने कहा प्लस इन्होंने कहा कि हमें 3 नए इक्विटी शेयर भी दे दो, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। जो 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं हर एक ने कहा कि आप हमें 3 नए इक्विटी शेयर भी दे दो। तो इक्विटी शेयर जो है वो अब 5 रुपए का है। एक इक्विटी शेयर 5 रुपए का है। तो 45,000 इंटू 5 2,25,000। तो आपने क्या देखा कि अब की बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेटल करने में एंटिटी को नुकसान हो गया। 7,50,000 की जगह हम इनको 8,25,000 का सामान दे रहे हैं। तो इसका मतलब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट मुझे डेबिट करना पड़ेगा। 8,25,000 और 7,50,000 का जो डिफरेंस होगा 75,000। तो इसका मतलब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस मेरा 75,000 से इस एंट्री के करने से कम हो गया। पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो गई। इस वक्त हमारी पास जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हम कह सकते हैं 6% प्रेफरेंस शेयर है इतने के, और उसके अलावा हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000 से बढ़ गई। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है, फिर हम आगे बढ़े। सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावा फिर इसमें अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट लेंडर से रिलेटेड था, लोन से रिलेटेड था। जितने भी हमारे लोन थे उसमें से 1,50,000 के जो लेंडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जो लोन को आप कन्वर्ट कर दो शेयर में। तो कन्वर्जन ऑफ लोन, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू शेयर्स। तो उनको हमने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू शेयर्स। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एंट्री लिखनी पड़ेगी लोन अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में आप लेंडर्स लिख सकते हो। तो जितने भी लोन अमाउंट है उसमें से 1,87,500 के जो लेंडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारे लोन को आप कन्वर्ट कर दो शेयर्स में। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए हमने, एंटिटी ने क्या करा, 6% प्रेफरेंस शेयर दिए, 15,000 शेयर दिए 10 रुपए के हिसाब से। तो 1,50,000 तो ये हो जाएगा, और उसके अलावा हमने इनको इक्विटी शेयर्स भी दे दिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 7,500 इक्विटी शेयर्स हमने इनको दिए, और एक इक्विटी शेयर अब 5 रुपए का है, तो 37,500। तो इस एंट्री के करने से लोन अमाउंट इतने से कम हो गया। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो अब 6 लाख की थी वो 1,50,000 से बढ़ गई, यानी कि 7,50,000 की हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500 से बढ़ गई। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में अगला पॉइंट ये था कि डायरेक्टर ने 25,000 शेयर सब्सक्राइब करे। शेयर सब्सक्राइब्ड शेयर्स इशू टू डायरेक्टर्स। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने डायरेक्टर्स को शेयर इशू करे या डायरेक्टर्स ने शेयर सब्सक्राइब करे। तो डायरेक्टर ने 25,000 शेयर सब्सक्राइब करे, तो एंट्री तो नॉर्मली होगी जैसे हम शेयर को इशू करने की करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 25,000 शेयर जो हैं 5 रुपए वाले डायरेक्टर्स ने सब्सक्राइब करे। इस एंट्री के करने से एक तो कैश बैलेंस बढ़ गया, और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी बढ़ गई। फिर उसके अलावा
अगले पॉइंट में लिखा था कि जितना भी अमाउंट नए शेयर को इशू करने से आया, याद रखें जो आपने शेयर्स इशू करे हैं यहां पर भी करे हैं, तो ये 2,81,250 आपके पास यहाँ आए, 1,25,000 यहाँ आए, तो टोटल आपके पास जितना भी आया उसमें से आपने कुछ अमाउंट 2.5 लाख रुपए का अमाउंट लोन को पे करने में लगा दिया, पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन। अब लोन अमाउंट को आप पे कर देंगे, तो लोन अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में लिखा है कि 2.5 लाख रुपए आपने लोन पे कर दिया, तो इस एंट्री के करने से लोन अमाउंट 2.5 लाख से कम हो गया और आपका कैश बैलेंस जो है वो 2.5 लाख से वो भी कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके बाद फिर मुझे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कंप्यूट करना पड़ेगा, तो राइटिंग ऑफ, अब मैंने सिर्फ राइटिंग ऑफ ही लिख दिया, वैसे इसका मतलब है राइटिंग ऑफ ओवर वैल्यूड पोर्शन एंड वैल्यूलेस एसेट। तो मैं ये देखूंगा मेरे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पे कितना बैलेंस है ध्यान से देखें। सबसे पहले तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपका कहां कहां क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है ये देखें। एक तो यहां पर क्रेडिट हो रहा है, उसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यहां डेबिट हो रहा है 75,000। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो नेट बैलेंस है, जो नेट बैलेंस क्रेडिट और डेबिट माइनस करने के बाद जो नेट बैलेंस है दैट इज इक्वल टू 7,68,750। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपका इतना बैलेंस है। अब आपने इसमें राइट ऑफ करनी है चीजें। एक तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है 5,63,750, एक तो ये राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद उसने कहा था कि प्लांट एंड मशीनरी राइट ऑफ करनी है 43,750 से, और उसने कहा था कि जो भी बैलेंस बच जाएगा उसका यूज पेटेंट्स और गुडविल को राइट ऑफ करने में करा जाएगा। तो जो भी अब बैलेंस बचेगा, जो कि बचेगा 161250, तो इससे हम राइट ऑफ करेंगे पेटेंट्स और गुडविल को। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? पक्का? अच्छा जी, अगर आप इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाना चाहते हो तो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी पहले हम लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर भी हम लिखते हैं ए शेयर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में बेटर है कि आप शेयर कैपिटल में ना ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो लास्ट में पॉइंट दिया हुआ था कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि हम अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू को 8,12,500 तक ला रहे हैं, तो वो सिर्फ आप बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे, यूज करेंगे, और उसका कहीं यूज नहीं होगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल 9,37,500, बस यहां पर लिख करके आप इसको अंडरलाइन कर करके छोड़ देंगे। इसका यूज, इसको आप टैली पर्पस के लिए भी यूज नहीं करेंगे। फिर आप लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब्ड पेड अप, इशूड सब्सक्राइब्ड पेड अप। तो इशूड सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल आपकी कितनी है, तो उसके लिए वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा जो मैं आपको बताते रहता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए बेटे, मैंने बताया था इस पॉइंट पर मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल 93,750 की है। जब मैंने एंट्री नंबर 1 कर ली थी, तो एंट्री नंबर 1 को करने के बाद मेरे अब 18,750 शेयर हैं 5 रुपए वाले, 93,750। अब उसके बाद मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल कहां कहां इश्यू करी। एक तो यहां इश्यू करी है मैंने इक्विटी शेयर, करेक्ट, 2,81,250 की, तो ये मैं ऐड कर दूंगा। उसके अलावा फिर मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000 की आप देख रहे हैं ये भी इश्यू करी है, तो 2,25,000 जो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर दिए हैं। और वैसे आपको याद होगा कि उसके बाद हमने
2,25,000 के बाद हमने 37,500 के शेयर क्रेडिटर्स को भी दिए हैं, तो 37,500, और उसके अलावा 1,25,000 वर्थ रुपीस के शेयर जो हैं डायरेक्टर्स ने भी खरीदे हैं। तो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में इतना बैलेंस आएगा। ये यहां सब प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर में ऐड माइनस कर करके आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? जस्ट वेट एक मिनट, मैसेज कोई आ रहा है। ठीक है, तो आउटर कॉलम में आप लिख दें 7,62,500। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका इतना बैलेंस आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। उसके अलावा फिर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले तो ये 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, क्योंकि पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हो गई है। मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, एक तो 6 लाख ये, और उसके बाद आपने 1,50,000 की और इश्यू करी, तो इसका मतलब 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 7,50,000 रुपीज आपके आएंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर था लोन अमाउंट। इसके बाद वैसे हम रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखते तो हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस में अब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ कर दिया और कोई कैपिटल रिजर्व है नहीं। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हम नॉन करेंट लायबिलिटी लिखते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी में इस केस में लोन है। अब लोन का अमाउंट जो तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है वो 7,16,250 दिया हुआ है। अब जो ये 7,250 रुपए का लोन था, इसमें से 1,50,000 का लोन तो शेयर्स में कन्वर्ट हो गया और 2,50,000 रुपीज की तुमने पेमेंट कर दी। तो इसका मतलब आउटर कॉलम में अभी भी मैं 2,78,750 का लोन लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आउटर कॉलम में अभी भी इतने का लोन आएगा। उसके अलावा करंट लायबिलिटी। अब जहां तक करंट लायबिलिटी का सवाल है, इस क्वेश्चन में ट्रेड पेएबल, क्या ट्रेड पेएबल में कोई चेंज था? 2,78,750, और उसके अलावा एक और लायबिलिटी थी अदर लायबिलिटी के रूप में, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, 43,750। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड बन जाएगी। उसके अलावा आप एसेट साइड में, एसेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी पहले तो आप लिखें टेंजिबल के अंदर प्लांट। अब प्लांट की वैल्यू बेटे बैलेंस शीट के अंदर आपने नोट करा कि 3,35,000 की है, और प्लांट हमने कम कर दिया था 43,750 से। इजंट इट और नॉट? तो अब जो भी ये बच जाएगा 2,91,250 मुझे आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो वो आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्लांट के बाद फिर ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल। ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल जो थी वो 3,47,500 की बैलेंस शीट में गिवन है, और हमने इनको राइट ऑफ कर दिया जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस आया था 1,61,250 से। तो बैलेंस शीट में अभी भी इसकी वैल्यू आ जाएगी 236 कैसे आ रही है वैल्यू, इसकी चेक करना पड़ेगा। 3,47,500 माइनस 1,61,250, ये आ रही है 186,250, करेक्ट? तो 186,250। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आइटम जो है बैलेंस शीट के अंदर, इस केस में इन्वेंट्रीज है। अब ये करंट एसेट स्टार्ट हो गए, तो पहले करंट एसेट बेटे कोशिश करनी चाहिए, अभी से हैबिट बना लो कि प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट बनाने की। करंट एसेट। अब है इन्वेंट्रीज में कोई चेंज नहीं था, तो इन्वेंट्रीज जिस वैल्यू पर गिवन है वो वैल्यू लिख दो, करेक्ट? 5 लाख। इन्वेंट्रीज के बाद फिर अगला आइटम इस क्वेश्चन में ट्रेड रिसेवेबल है। ट्रेड रिसेवेबल में भी कोई चेंज नहीं था, तो 4,10,000 ट्रेड रिसेवेबल भी आपने लिख दिया। हाँ, इस क्वेश्चन में एक आइटम का आपको ख्याल करना पड़ेगा, और वो है बैंक, क्योंकि पहले बैलेंस शीट पे आप देख रहे हो बैंक है ही नहीं,
तो फिर भी मुझे बैंक क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट एंट्री करी थी तो उसमें एंट्री नंबर बी में हमारे पास कैश आया था क्योंकि शेयर सब्सक्राइब करे गए थे, करेक्ट। और उसके बाद फिर हमने डायरेक्टर को शेयर इशू करे थे 25,000, उन्होंने भी शेयर सब्सक्राइब करे तो 1,25,000 और 2.5 लाख रुपए हमने लोन पे कर दिया था इसमें से। तो अल्टीमेटली आपका जो बैलेंस बचेगा 1,56,250 का बचेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो बेटे ये था क्वेश्चन, इसमें इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपने नोट करा, इजंट इट और नॉट? तो इस क्वेश्चन को करने के बाद अच्छा एक सेकंड मेरे को एक्चुअली मैं एक चीज ही चेक करना चाह रहा था, एक चीज बेटे। इंटेंजिबल एसेट एक्चुअली बैलेंस शीट के अंदर 347 नहीं है, क्योंकि जब मैं लिखता हूं ना तो मेरे सामने बैलेंस शीट रहती नहीं है, मोस्टली मुझे मेमोराइज रहते हैं फिगर्स, लेकिन इसमें मेरे से मिस्टेक हो गई, ये 3,97,500 है। तो इसको ऐसा करो 50 से बढ़ा दो, तो ये जो बैलेंस आपका आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, तो ये जो बैलेंस आ जाएगा आपका 3,97,500 माइनस 161,250, 236 आ जाएगा, 236,250। वो आप एक बार चेक कर लेना, टोटल जरूर करना चाहिए खुद, आई मीन से। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को करने के बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है? अगला जो क्वेश्चन है 5.3, जैसे ही मैंने बोला अगला क्वेश्चन कहता है मुझे नहीं होना है। 5.3 सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे आप देख ही रहे हो कि 5 मार्क्स का है, 2021 का है। कहता है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर डाउनफॉल लिमिटेड। क्या कह रहे हैं? द शेयर होल्डर टू रिसीव इन ल्यू, आपको याद है एक ऐसा ही क्वेश्चन शुरुआत में हमने करा था, द शेयर होल्डर्स टू रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग 7,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। जो शेयर होल्डर्स हैं, पहले तो 7,50,000 शेयर होल्डर्स हैं, 10 रुपए के हिसाब से 75 लाख वर्थ के हमारे प्रेजेंट शेयर होल्डर्स हैं। वो क्या कह रहा है? शेयर होल्डर्स आर टू रिसीव फॉर देयर प्रेजेंट होल्डिंग, उनको तीन चीजें मिल रही हैं। एक तो न्यू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर मिलेंगे, न्यू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स मिलेंगे 10 रुपए वाले, इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। फिर कहता है उनको 10% प्रेफरेंस शेयर देंगे फुल्ली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर। जो 2/5 प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे वो 7,50,000 इंटू 10 का 2/5 नहीं है, जो हमने नए इक्विटी शेयर दिए हैं उसके 2/5 के बराबर दिए जाएंगे। और कहता है 2,50,000 हम उनको 7% डिवेंचर्स भी देंगे, रुपीज 2,50,000 के 7% डिवेंचर्स भी देंगे। ये कहानी है। तो पहले तो आपको समझना क्या है इस क्वेश्चन में, है तो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में तो देखा जाए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब तुम्हें समझाना भी है, तो समझाना भी है तो क्वेश्चन नंबर जो भी है 5.3। अब 5.3 को करने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले तो यहां पर देखें, अभी मेरी जो प्रेजेंट इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 7,50,000 इंटू 10 के हिसाब से है। प्रेजेंट जो शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 7,50,000, 75 लाख। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो 75 लाख वर्थ के बराबर है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या कह रहे हैं, भाई जो हमारा अमाउंट ड्यू है इसके अगेंस्ट आप हमें एक तो आप हमें दे दो न्यू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, जो नया एक शेयर दिया जाएगा 10 रुपए वाला दिया जाएगा इक्वल टू 3/5 ऑफ द होल्डिंग। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
3/5 ऑफ 75 लाख। तो 75 लाख का अगर मैं 3/5 कंप्यूट करूं तो कितना आ जाएगा? 45 लाख आ जाएगा। इसका मतलब 45 लाख वर्थ के बराबर हमने इनको इक्विटी शेयर दे दी। एक तो फिर क्या कहता है? कहता है हमने इनको 10% प्रेफरेंस शेयर दिए, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर दिए, इक्वल टू 2/5 ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो दिए जाएंगे, डेट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 75 लाख नहीं करेंगे, 45 लाख करेंगे। ये ध्यान में रखना है। जो नए शेयर्स हैं उसके 2/5 के बराबर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए जा रहे हैं। तो डेट इज इक्वल टू 9 इंटू 2 18 लाख। तो 18 लाख ये भी हो गया, करेक्ट। उसके अलावा फिर क्या कहता है? उसके अलावा कहता है कि हमने इनको 2,50,000 के डिवेंचर्स भी दे दिए टू 7% डिवेंचर अकाउंट। 7% डिवेंचर 2,50,000 के दे दिए। तो 75 लाख के अगेंस्ट हमने इनको इतना सामान दिया है। तो अगर कुछ बैलेंस बच जाएगा तो वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। अब आपको ये देखना है कि क्या कुछ बैलेंस बच रहा है या नहीं बच रहा। तो पहले आप इसको टोटल करो, 75 लाख में से ये माइनस करेंगे तो बैलेंस 9,50,000 का बच रहा है। तो 9,50,000 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। एक तो ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी। आगे उसने क्या लिखा कि गुडविल जो कि 2,70,000 की है, गुडविल जो कि 2,70,000 की है, उसको कंप्लीटली राइट ऑफ करना है। चलो करेंगे अभी। तो हमें एक तो गुडविल राइट ऑफ करनी है 2,70,000 की। फिर कहता है प्लांट एंड मशीनरी को हमने कम करना है 1 लाख से। तो प्लांट एंड मशीनरी को 1 लाख से कम करना है। फर्नीचर को 88,000 से कम करना है। तो फर्नीचर को 88,000 से कम कर देंगे। अब कहता है बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हो गई 1,50,000 से। अब बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो पहले तो जितने भी गेन्स होते हैं मैंने कहा उनको इकट्ठे कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट एंट्री मेरी जो हो जाएगी एप्रिशिएशन इन बिल्डिंग, एप्रिशिएशन इन बिल्डिंग। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में जितने भी गेन्स होंगे कहीं से भी होंगे उनको आपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ले जाना है। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब वो कह रहे हैं बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है 1,50,000 से। तो 1,50,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो 1,50,000 1,50,000 ये आपने लिख दिया। इज इट क्लियर? अब उसके बाद कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो कि बुक्स में 6 लाख की है उसको मार्केट प्राइस पर लाना है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट को हमें कितने से कम करना पड़ेगा? 4,20,000 से इन्वेस्टमेंट को भी कम करना पड़ेगा। फिर कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 2,25,000 का, वो भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में लास्ट में एक लाइन लिखी है, वो कहता है इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल, अगर कोई शॉर्टफॉल होगी, शॉर्टफॉल का मतलब जितना अमाउंट हमने राइट ऑफ करना है वो अमाउंट एक्सीड कर रहा है जितना रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस है। तो कह रहा है अगर कोई शॉर्टफॉल है तो कहता है जनरल रिजर्व में 42,000 रुपीज का बैलेंस मौजूद है, आप वहां से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन में कुछ और तो है नहीं, अब मैं ये देखूंगा। अब मुझे पहले तो राइट ऑफ ही करना है। तो राइटिंग ऑफ ओवर वैल्यूड पोर्शंस एंड वैल्यूलेस एसेट। तो अब मेरे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है? 950 प्लस 150, ये कितना हो गया? 11 लाख का बैलेंस हो गया। अब 11 लाख का जो बैलेंस है, अब मुझे इतनी सारी चीजें राइट ऑफ करनी है। एक तो क्वेश्चन में लिखा है कि मुझे गुडविल राइट ऑफ करनी है, तो गुडविल मुझे राइट ऑफ करनी है 2,70,000 की। फिर क्वेश्चन में लिखा था प्लांट एंड मशीनरी मुझे राइट ऑफ करना है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख से राइट ऑफ करनी है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फिर क्वेश्चन में लिखा था फर्नीचर एंड फिक्चर्स हमें राइट ऑफ करने 88,000 से।
उसके बाद लिखा है कि इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पर लाना है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 6 लाख है, मार्केट वैल्यू जो है 1,80,000 है, तो 4,20,000 से कम करने की जरूरत है। अब ये चीजें मुझे राइट ऑफ करनी है। उसके अलावा उसने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है 2,25,000 का। अब पहले तो मैं ये देखूंगा कि इनका टोटल कितना आ रहा है। बेटा अगर मैं टोटल करूंगा ना, इनका इनका टोटल आ रहा है 11,03,000। ये जो टोटल है, अगर आप इनका टोटल करें, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इनका अगर हम टोटल करेंगे तो ये जो टोटल है वो 11,03,000 का आ रहा है, जबकि मेरे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है, 11 लाख। तो इसका मतलब शॉर्टफॉल कितने की है, तो जो शॉर्टफॉल होगी वो हम जनरल रिजर्व से ले लेंगे। तो शॉर्टफॉल 3,000 रुपए की है, तो 3,000 रुपए हमने जनरल रिजर्व से ले लिए। ये इसमें आपको एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, उसके बाद फिर इसमें एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन है नवंबर 2022 का, रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशन का। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो कहता है द बैलेंस शीट ऑफ फ्यू मूवमेंट्स लिमिटेड एज ऑन 31 of 12 2024 इज एज फॉलोस। तो ये बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर 90,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपए का एक शेयर है, एक तो 9 लाख। 6% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए के हिसाब से 6 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। उसके अलावा हमारी दो, एक तो लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में 2 लाख रुपीज मौजूद है। एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इंटेंजिबल के अंदर गुडविल है, पेटेंट्स है। फिर उसके अलावा करंट एसेट में ये 3 आइटम है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेबल और कैश एंड इक्विवेलेंट। करेक्ट। नीचे कहता है, पहले तो कहता है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आर इन एरियर फॉर 3 इयर्स। डिविडेंड जो है पिछले 3 साल से एरियर में है। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अडॉप्ट द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब स्कीम क्या है, पहले तो कहता है प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम 6% to 8% बट रीवैल्यूड इन ए मैनर इन विच टोटल रिटर्न ऑन देम रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ, वो कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने 6% से 8% में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इस तरीके से कर दिया कि उनका रेट ऑफ डिविडेंड अभी भी उनको वही मिलेगा जो उनको पहले मिल रहा था। अभी भी उनको रेट ऑफ डिविडेंड वही मिलेगा जो उनको पहले मिल रहा था। पॉइंट यहां पर ये समझना है। तो इस पॉइंट को कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको समझाता हूं, लेकिन जस्ट एक काम करते हैं, चलो मैं पहले कर देता हूं, फिर उसके बाद एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे ये डर है कि मैं ये भूल गया, मैंने टाइम लिमिट कितनी सेट करी हुई थी, कहीं अचानक बीच में क्लास बंद हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एक काम करे बेटे, 5 मिनट का रेस्ट दे, 5 मिनट के बाद फिर मैं इसको अभी कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो क्लास सडनली बंद हो जाए। 5 मिनट्स के बाद स्टार्ट करते हैं।
So welcome again and sorry to make you wait for at least 5 minutes. तो बड़े बातचीत चल रही थी इस 5.4 के बारे में और मैंने बताया था कि डिविडेंड इन प्रेफरेंस शेयर जो है वो एरियर्स में है और नीचे कहता है पहले पॉइंट की चर्चा चल रही थी कि प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम 6% to 8% बट रीवैल्यूड इन ए मैनर इन विच टोटल रिटर्न ऑन देम रिमेन्स अनएफेक्टेड। इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है, पहले मैं जरा यही क्लियर कर दूं। एंट्री नंबर 1, settlement of preference shareholders. Settlement of preference shareholders. देखें आप पहले तो बैलेंस शीट में कि तुम्हारे जो प्रेफरेंस शेयर है 6% प्रेफरेंस शेयर है 6 लाख के हिसाब से। 6% कितने शेयर है बेटे? 6% शेयर आपको नजर आ रहे हैं, राइट। 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज 6 लाख के। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपने मेरे को उतना ही आंसर देना है। मुझे आप ये बताओ कि 6% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रेजेंट रिटर्न कितने का है? प्रेजेंट रिटर्न बेटे, प्रेजेंट रिटर्न जो इनको मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या मिल रहा होगा, 6% के हिसाब से उनको रिटर्न मिल रहा था 6% ऑफ, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 6 लाख की थी, तो इसका मतलब इनका रिटर्न जो था वो 36,000 का रिटर्न था। रिटर्न का मतलब डिविडेंड से है, करेक्ट। अब हमने क्या करा, अब हमने इनका रेट ऑफ डिविडेंड 8% कर दिया। अब वो कहता है कि हमने इनका 8% रिटर्न तो कर दिया, लेकिन 8% हमने इस तरीके से करा है कि रिटर्न अभी भी 36,000 के बराबर आ रहा है। तो मुझे ये फाइंड करना है कि अब मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, यानी कि 8% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 36,000। तो ये मैं अब निकाल सकता हूं। ये मैं कैसे निकाल सकता हूं? 36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 अगर हम कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि 4,50,000। इसका मतलब अब जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4,50,000 की है। अगर मैं 8% 4,50,000 का कंप्यूट करूंगा तो वो 36 ही आएगा। तो इसका मतलब मेरी इसमें एंट्री क्या हो जाएगी? 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है बेटे वो 6 लाख की थी। अब हमने उनको 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी। अब हमें यह भी पता लग गया कि हमने जो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी है वो दरअसल 4,50,000 की है। तो इसका मतलब गेन कितने का हो गया? टू रिकंस्ट्रक्शन गेन हो गया आपका 1,50,000 का। इज इट क्लियर टू यू? ये इसमें लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ब्रॉट डाउन टू ₹8 पर शेयर। अब इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितने की? 90,000 शेयर हैं, 10 रुपए के हिसाब से 9 लाख। तो मेरी एंट्री नंबर 2 क्या होगी? रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं रिड्यूस करूंगा तो मेरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आपने देखा कि आपकी इक्विटी शेयर 90,000 की है, इजंट इट और नॉट? और एक शेयर जो है 100 रुपीज का है, डेबिट 9 लाख। अब इक्विटी शेयर कैपिटल आपने 8 रुपए की कर दी, तो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की हो गई? 90,000 इंटू 8, 7,20,000। और कितने से ये कम हो गई? टू रिकंस्ट्रक्शन 90,000 इंटू 2 के हिसाब से ये कम हो गई, तो 1,80,000 से इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कम हो गई। इज इट क्लियर? आगे क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 में कहता है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कैंसिल्ड, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब गुडविल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो मुझे राइट ऑफ करना है। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर रीवैल्यूड एट 85% एंड 80%। इसका मतलब लैंड और बिल्डिंग को 15% से कम करना है और प्लांट एंड मशीनरी को 20% से कम करना है। और कहता है कि बुक डेट्स टू द अमाउंट ऑफ 14,400 आर टू बी ट्रीटेड एज बैड एंड हेंस टू बी रिटर्न ऑफ। और बुक डेट्स मुझे राइट ऑफ करने 14,400 के। फिर पॉइंट नंबर 7 में कहता है कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू अर्न 90,000 पर एनम फ्रॉम द करंट ईयर
which will be utilized entirely for reducing the debit balance of profit and loss account for 3 years. The remaining balance of the said account will be written off at the time of capital reduction process. इस लाइन का क्या मतलब है पहले समझना है बेटे। ये पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है, कंपनी को क्या लग रहा है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को अपनाने के बाद आने वाले सालों में, यानी कि आने वाले 3 सालों में कंपनी को ये लग रहा है कि हम 90,000 का प्रॉफिट हर साल अर्न करेंगे। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू अर्न 90,000 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 years। यही लिखा है, कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न 90,000 पर एनम फ्रॉम द करंट ईयर। करंट ईयर के बाद से आने वाले 3 साल में कंपनी को क्या लग रहा है कि हम 90,000 का प्रॉफिट इस्तेमाल करेंगे। और वो कह रहा है कि ये जो आने वाले सालों में प्रॉफिट होगा, इसका इस्तेमाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करने में करा जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी डेबिट बैलेंस है, जैसा कि हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस 3 लाख का है। वो कह रहे हैं आने वाले सालों में 3 लाख में से 2,70,000 रुपए हम जो है फ्यूचर में राइट ऑफ करेंगे। और कह रहे हैं बैलेंस अमाउंट जो है, अब 3 लाख रुपए टोटल डेबिट बैलेंस है, 3 लाख में से जो 30,000 बैलेंस अमाउंट है, वो कह रहा है ये बैलेंस अमाउंट हमने अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम के तहत राइट ऑफ करा। यानी कि अभी जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो 30,000 का अमाउंट राइट ऑफ करूंगा और 2,70,000 अभी बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि ये अमाउंट फ्यूचर में राइट ऑफ होना है। समझ में आया? तो ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कहता है पॉइंट नंबर 8 में, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज टू बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग ऑफ पेटेंट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में यानी कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा उससे मैं पेटेंट्स को राइट ऑफ करूंगा। और कहता है एक सिक्योर्ड लोन 4,80,000 का हमने लिया 12% पर एनम के हिसाब से, और उसके बाद हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया, और जो एक्स्ट्रा कैश बचा वो हमने एडिशनल फंड्स के रूप में रखा। तो ये इस क्वेश्चन की कहानी है। तो एंट्री नंबर 2 के बाद एंट्री नंबर 3 जो इसमें होगी, क्योंकि आप एंट्री नंबर 3 में उसने रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें दी थी, तो राइटिंग ऑफ ओवर वैल्यूड पोर्शंस एंड वैल्यूलेस आइटम्स। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस कितना है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 1,50,000 और उसके अलावा 1,80,000, 3,30,000 का ही बैलेंस है। तो 3,30,000 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस है। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लैंड और बिल्डिंग को हमें 15% से कम करना है। तो 15% लैंड एंड बिल्डिंग का 81,000 आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी को हमें अब 20% से कम करना है, तो 96,000 से हम प्लांट एंड मशीनरी को कम करेंगे। उसके बाद उसने लिखा था कि बुक डेट्स जो हैं वो 14,400 के हमें राइट ऑफ करने हैं। बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स। तो 14,400 से हमने डेटर्स को कम कर दिया, करेक्ट। उसके बाद उसने क्या लिखा कि गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है। गुडविल जो है वो 84,600 की है। उसके अलावा उसने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख का तो है, लेकिन अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वक्त हम केवल 30,000 रुपए राइट ऑफ करेंगे, 2,70,000 फ्यूचर में करेंगे। अब जो बैलेंस बच जाएगा वो कह रहा है उसका यूज पेटेंट्स को राइट ऑफ करने में करा जाएगा। तो बैलेंस जो है 30,000 का बचेगा, 24,000 का बैलेंस आपका बचेगा। तो वो जो है आप यूज करेंगे पेटेंट्स को राइट ऑफ करने में। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि हमने एक सिक्योर्ड लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योर्ड लोन अकाउंट। तो न्यू बैलेंस शीट में सिक्योर्ड लोन आ जाएगा और तुम्हारा कैश का बैलेंस 4,80,000 से बढ़ जाएगा 4,80,000। अब वो कह रहा है कि ये सिक्योर्ड लोन आपने लिया और उसके बाद आपने बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया, पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में 2 लाख का गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 2 लाख रुपए का आपने लोन पे कर दिया।
इज इट क्लियर टू यू? अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, अब बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका कितना बैलेंस है अगर आपको ये देखना होगा तो कैसे देखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो आपको बैलेंस शीट के अंदर दी हुई थी सबसे पहले 9 लाख की दी थी, अब वो तो कैंसिल हो गई डेबिट होके और अभी इस वक्त 720 का बैलेंस है। उसके बाद मैंने कोई इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू नहीं करी है, तो न्यू बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 7,20,000 ही आएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद जो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी वो तो कैंसिल हो गई और उसकी जगह हमने नए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% इशू करे 4.5 लाख के। इज इट क्लियर टू यू? फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो तो खत्म हो गया। ट्रेड पेबल्स 2,20,000 के हैं, उसमें कोई चीज नहीं है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने बताया था बैंक लोन आप लिखना मत भूलना। आपने बैंक लोन लिया है 4,80,000 का, वो जरूर आ जाएगा। अब बैंक ओवरड्राफ्ट न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी यहां पर मेरे से गलती होती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 लाख का डेबिट बैलेंस था, उसमें से हमने 30,000 राइट ऑफ करा है, तो अभी भी बैलेंस शीट में 2,70,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आएगा, क्योंकि वो हमने फ्यूचर में राइट ऑफ करना है। करेक्ट, वो हम फ्यूचर में राइट ऑफ करेंगे। उसके अलावा एसेट साइड का जहां तक सवाल है, लैंड एंड बिल्डिंग, बड़े लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में 5,40,000 की है, 15% से वो कम हो गई, तो इसका मतलब 85% की वो बच गई, तो 4,59,000 की लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। इसी तरीके से फिर प्लांट एंड मशीनरी है, 4,80,000 की प्लांट एंड मशीनरी है और 20% से वो कम हो गई, इसका मतलब 80% पर आ गई, इसका मतलब 3,84,000 प्लांट एंड मशीनरी जो है यहां पर हम लिखेंगे। उसके अलावा गुडविल तो खत्म ही हो गई। पेटेंट्स जो है वो आपने 24,000 से कम कर दिए, 36,000 के पेटेंट्स थे बैलेंस शीट में, 24,000 से आपने कम कर दिए, तो इसका मतलब पेटेंट्स में बैलेंस कितना बचेगा? 12,000 का बचेगा। इन्वेंट्रीज जो थी उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, 1,70,000 की इन्वेंट्रीज थी, 1,70,000 ही आएंगी। ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल 3,01,800 के क्वेश्चन में हमें गिवन है और 14,400 हमने डेटर्स राइट ऑफ करे हैं, तो 2,87,400 हम लिखेंगे। फिर उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,600 प्लस 4,80,000। ये 4,80,000 कैसे? देखो यहां पर मैंने बताया था ना, आपने ये लोन लिया था 4,80,000 का, तो कैश आया, उसके बाद आपने फिर बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया 2 लाख, तो इसका मतलब अब आपके पास कैश बैंक में भी पैसा है 2,87,600, तो टोटल जो है वो 16 लाख के बराबर आना चाहिए। तो बेटा ये था आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसा मैंने कहा था, कॉम्प्रिहेंसिवली और वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज हम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पे एग्री करेंगे कि वी आर गिविंग यू द लार्जेस्ट पॉसिबल मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइडेस्ट कवरेज। करेक्ट, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। सो टिल देन, टाइम टू से गुड बाय।